हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए शादी पनिशमेंट का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। इस वक्त नायरा जो कि दूर खड़ी अंश को ही देखे जा रही थी जब तक वो अपने कमरे में नहीं चले गए थे, और अपने ही दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, आज तो आपने बचा लिया भगवान, मगर बार बार नहीं बच पाऊंगी मैं। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द। ये बात उसे भी अच्छे से पता थी कि सम्राट से अंश ने उसे बचा तो लिया है, लेकिन अगर अंश को नायरा की सच्चाई पता चल जाएगी तो सम्राट ने तो अभी कुछ भी नहीं किया था। अंश उसके साथ क्या क्या कर सकता था इस बारे में नायरा जो सोच भी नहीं पा रही थी। वो तुरंत ही कमरे के अंदर शालिनी जी के कमरे में पहुंच जाती है। शालिनी जी उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उसे तुरंत ही अपने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना बेटा, कुछ कुछ किया तो नहीं उसने। शालिनी जी भी इस बात को अच्छे से समझती थी कि उनके सास ससुर ने कितने बुरी तरह से सम्राट को अपने सिर पर चढ़ा रखा है। वो जो चाहे किसी के साथ जो भी करे, कोई उसे मना नहीं करता, कोई उसे रोक टोक नहीं करता, और इसी बात का फायदा सम्राट हमेशा उठाया करता था। तभी नायरा अपना चेहरा ना मिलाते हुए धीरे से अपने पल्लू को सिर से हटाते हुए कहती है, जी नहीं, मैं ठीक हूँ। वहीं शालिनी जी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बिठाते हुए कहती है, तुम मत निकलना बाहर, जाना ही मत तुम बाहर। और मैं क्या बताऊं। अच्छा हाँ, मेरे दिमाग में ना ये एक चीज काफी टाइम से चल रही है। अब तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरी ना एक दोस्त है रूपाली, तुम उसके घर चली जाओ। वहां पर काम करोगी ना तो तुम्हें इस तरह का लोड नहीं लेना पड़ेगा। वो अपनी फैमिली के साथ रहती है, लेकिन उसकी फैमिली यहाँ से बहुत अलग है। मैं यहाँ पर तुम्हारी ज्यादा मदद भी नहीं कर पाऊंगी। वो तो शुक्र है कि अंश यहाँ पर था, वरना मैं। इस बात पर नायरा जो शालिनी जी से कहती है, क्या कर सकते थे वो मेरे साथ, क्या मेरे साथ अगर वो कुछ करते तो घर वाले कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। आपको पता है आंटी, उन्होंने मुझे बाउंड्री पर बैठा रखा था ताकि मैं पीछे भी ना हो पाऊं। अगर इस तरह से चला तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस बात पर शालिनी जी अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, आने तो अंश को, मैं इस बारे में बात करती हूँ उससे, और मैं कह दूंगी कि वो खुद तुम्हें रूपाली के घर छोड़कर आए। मैं रूपाली से भी बात कर लूंगी, वो मेरी दोस्त है और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो नेचर की भी काफी अच्छी है, तो वहां पर काफी खुश रहोगी। मेरे साथ तो नहीं रहोगे, इस बात का दुख होगा, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ कुछ अलग ही कनेक्शन फील होता है। तुम जब तक वहां थी ना, मेरा तो बहुत बेचैन था दिल। लगभग 2.5 से 3 घंटे बीत गए थे नायरा को उस कमरे में, और उसके साथ जो जो हुआ था ये सिर्फ उसी को पता था। सम्राट ने उससे किस तरह से बात की थी ये सोचकर ही नायरा की आंखें एकदम से भर आती हैं। वहीं थोड़ी देर में अंश वापस अपने घर के कपड़ों में आकर के अपनी मॉम के कमरे में पहुंचते हैं। तुरंत ही नायरा ने अपने चेहरे को ढक लिया था। वहीं अंश और शालिनी जी के बीच सम्राट के बारे में ही बातें चल रही थी, और उनके दवाई और उनके बीमारियों के बारे में, किस तरह से वो आदमी अपनी बीमारी का फायदा उठाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद नायरा भी बस अपने सिर को नीचे किए हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो किसी भी हालत में इस घर से निकल जाए। शालिनी जी भी इस बात को अंश के सामने रखते हुए कहती हैं, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रूपाली के घर छोड़ाओ, यहाँ पर ये सेफ नहीं है। तुम्हें पता है ना एक और मेड के साथ क्या हुआ था। ये बात सुनते ही अंश काफी गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, मॉम उस वक्त मैं बाहर था, अगर मैं इस देश में भी रहता ना तो मैं उस लड़की को इंसाफ दिलवा कर रहता। शालिनी जी जो कहती हैं, कोशिश तो मैंने भी की थी, लेकिन उसके अपने ही माँ बाप इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। पैसे दे करके उनका मुंह दबा दिया गया था। मैं नहीं चाहती उसके साथ ऐसा कुछ भी हो। इस बात पर अंश तुरंत ही अपनी मॉम से कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शालिनी जी नायरा की तरफ देखते हुए कहती हैं, इसे ना रूपाली के घर छोड़ाओ बेटा, ये यहाँ नहीं रह सकती। अंश को ये बात न जाने क्यों काफी खटक रही थी, और वो अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, हमारे साथ ही रही है, और वैसे भी इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन नायरा भी इस बात पर हामी भरते हुए कहती है, नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, आप एड्रेस बता दीजिए आंटी, मैं खुद चली जाऊंगी वहां पर। अंश तुरंत ही अपनी मॉम के बगल से खड़े होते हैं और तुरंत ही नायरा के ठीक सामने आकर के अपने ट्राउजर के पॉकेट में हाथ डालते हुए उसके चेहरे के हल्का सा करीब बेंड होते हुए कहते हैं, कहा ना मैंने, कहीं नहीं जाओगी तुम। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा?
नायरा तो इस बात से काफी घबरा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ शालिनी जी अपने बेटे का चेहरा देख करके न जाने क्यों अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही थी। अंश का ये रूप उन्हें अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर इसी तरह से बातें चलती हैं और नायरा को इस घर में रहने के लिए अंश मजबूर कर चुके थे। शालिनी जी को इतना तो विश्वास था कि जब तक अंश यानी कि उनके बेटे यहाँ पर हैं, नायरा को कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज का दिन कुछ यूं ही ढल जाता है और पूरे टाइम नायरा जो शालिनी जी के कमरे में ही थी। लगभग रात के 1:30 बज रहे थे। अंश एक्सरसाइज करके उठ कर आते हैं और शावर लेकर अपने काम में दोबारा से वापस लौट जाते हैं। वैसे तो अंश को रात में सोना काफी जरूरी था, ऐसा उनके थेरेपिस्ट और उनके डॉक्टर कहा करते थे। हाँ, मगर वो डॉक्टर्स की बात माना कहा करते थे। वो तो अविरल, मानव और नितिन हमेशा उनको फोर्स करते थे कि वो अपनी स्लीपिंग पिल्स लेकर के सो जाए, वरना अंश को तो जैसे नींद से कोई लेना देना ही नहीं था। वैसे भी अंश काफी वर्कहोलिक इंसान थे। उनका मन करता था कि वो बस दिन रात काम ही करते रहे, लेकिन आज न जाने क्यों अंश का दिमाग काम में लग नहीं पा रहा था। फोकस ना बनने की वजह से अंश हमेशा एक्सरसाइज कर लेते थे ताकि दोबारा से वो कंसंट्रेशन बना पाए अपने काम में, लेकिन आज शायद उनका दिमाग इस काम को करने के लिए राजी नहीं हो पा रहा था। वो एक्सरसाइज करते हैं, शावर लेते हैं और फिर आकर के टेबल पर बैठ करके अपने टेबल लैम्प को ऑन करते हैं और फिर कुछ डिजाइन्स क्रिएट करना शुरू करते हैं, जैसा कि क्लाइंट्स का ऑर्डर था। क्लाइंट्स के सारे डिमांड्स का इस्तेमाल करते हुए अंश हमेशा कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते थे। वैसे तो उनके कंपनी में बहुत मशहूर और काफी बड़े बड़े आर्किटेक्चर हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अंश को कुछ अपना तड़का देना ज्यादा मजेदार लगता था। और मल्होत्रा एंटरप्राइजेस की यही खासियत थी, उसमें हमेशा कुछ ऐसा यूनिक चीज होता जो क्लाइंट्स को हमेशा पसंद आया करता था, और वो अंश का ही आइडिया होता था। पेपर्स बार बार खराब हो रहे थे। डिजाइन बना करके अंश खुद ही उसे फाड़ करके ट्रैश कैन में डाल देते हैं। आज तक कभी भी अंश के साथ ऐसा हुआ नहीं था। वो 2 से 3 पेपर में ही उन सारे डिजाइन को अपने दिमाग से पेपर में उतार दिया करते थे जो वो इमेजिन करते थे, लेकिन आज उनके काम में बार बार गलतियां हो रही थी। वो अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं, What the fuck is going on? हो क्या रहा है मेरे दिमाग का। वो फिर से शुरू करते हैं काम, लेकिन फिर से उनका दिल नहीं लगता, जिसकी वजह से लगभग अब 10 पेपर तो बर्बाद हो चुके थे। वो ट्रैश कैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, अंश मल्होत्रा, क्या हो गया आपको? आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। और वो फिर से खड़े होकर के पुशअप्स मारना शुरू कर देते हैं। लगभग 20 मिनट के बाद वो फिर से काम में वापस आते हैं और 2-3 पेपर पे दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन बात अभी भी नहीं बनी थी। वो एक गहरी सांस भरते हुए अपने सर पर जोर से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, नो वे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। और वो टेबल पर रखे अपने फोन को देखते हैं और अपने काम को बंद करते हुए फोन को अपने हाथ में ले लेते हैं और वो कुछ सोचते हुए किसी को कॉल लगा देते हैं और खुद से कहते हैं, लेट्स हैव सम ब्रेक। 5 से 6 रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ था। कॉल पिक होते ही अंश को दूसरी तरफ से काफी तेज तेज सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, जिसे अंश अपनी एक बाह में चढ़ाते हुए कहते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? गलत टाइम पर कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आती है, नहीं, तू बोल क्या काम है? अंश मल्होत्रा, इतनी रात में मुझे कॉल कैसे कर सकता है? हमें याद आ गई मेरी। इस तरफ से अंश कहते हैं, ताने क्यों मार रहे? बात तो ऐसे कर रहे जैसे हर हफ्ते खून के खत भेजता है तो मुझे। वही अंश कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन तू कर क्या रहा है इतनी रात में? ब्रीफली एक्सप्लेन कर, अदरवाइज मैं अनु को कॉन्फ्रेंस पर ले रहा हूँ। इस बात पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, आप तो चाहते हैं साले साहब आपकी बहन मुझसे दूर हो जाए, पर ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है? अभी उसी से बात कर रहा था। वही अंश कहते हैं, उससे बात करने के लिए तेरे पास घंटों वक्त होता है, मेरे पास कॉल नहीं कर पाता। ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन थे, जो कि अंश के नेबर हुआ करते थे। फिलहाल वो अपने बिजनेस के सिलसिले से सऊदी अरब में रहते थे। दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्यों, आप हमारी गर्लफ्रेंड है? नहीं ना? अंश इस तरफ से हंसते हुए कहते हैं, अच्छा एक्सरसाइज हुआ तेरा? अर्जुन भी अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए टॉवल अपने हाथ में लेकर के अपने बॉडी को ड्राई करते हुए कहते हैं, ऑलमोस्ट डन। अभी बताइए काम क्या था जो आपने मुझे कॉल कर दिया? क्योंकि बिना काम के अंश मल्होत्रा किसी को कॉल करे और अपना टाइम दे, नॉट पॉसिबल। बचपन से ही तुझे सीरियस रहने की बीमारी है, फिर अचानक से आज काफी मूड में बात कर रहा। अंश भी एक गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, पता नहीं, कुछ चीजें ऐसी होने लगी मेरे लाइफ में जो पहले नहीं होती थी। आज काम में दिल नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों।
कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रहा। सोचा ब्रेक में तुझसे ही बात कर लूं। एक तरफ अंश ने ये बोला था, दूसरी तरफ से अर्जुन की टीजिंग शुरू हो जाती है। ओहो, दिल नहीं लग रहा है काम में? कहीं और लग गया क्या दिल? वैसे ज़रूरी भी है, तेरी उम्र भी हो रही है अब। लगा ले कहीं और पर दिल, क्योंकि काम के साथ शादी नहीं की जाती मिस्टर। अंश काफ़ी सीरियस हो चुके थे और वो अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, कुछ अजीब सा हो रहा है यार अर्जुन, काफ़ी हैवी हैवी सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ मैं, कैसे ठीक करूँ खुद को, समझ नहीं आ रहा था, इसलिए तुझे कॉल किया। एंड प्लीज़ यार, तू प्लीज़ अविरल, नितिन और उस बेवकूफ़ों की तरह बातें मत कर। मुझे वाकई किसी सीरियस सजेशन की ज़रूरत है। फ़िलहाल के लिए तो मजाक हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तेरे पास है कोई सोल्यूशन तो बता, वरना शांत रह करके फ़ोन रख दे। नहीं अर्जुन, अंश को शांत करते हुए कहते हैं, अरे इट्स ओके, वेट। अच्छा, मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करेगा कि ये कब से हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? भाई अंश कहते हैं, कब से हो रहा है ये तो समझ नहीं आया, लेकिन आज सुबह से कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है, जब से घर वापस आया हूँ। अर्जुन से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते करते अंश भी अपने ही किसी दुनिया में गुम हो गए थे, जहां उन्हें सुबह की बातें याद आने लगती हैं, जब उनकी मॉम ने किस तरह से नायरा को जाने के लिए कहा और अंश को इतना बुरा लगना शुरू हो गया। उसके बाद वो सम्राट के रूम में नायरा का मिलना, वो कितना ज्यादा घबरा गए थे नायरा को लेकर, और उन्होंने कैसे सम्राट के ऊपर अपना गुस्सा कंट्रोल किया, ये बात सिर्फ अंश ही समझ सकते थे। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ नायरा, जो कि अपने कमरे में काफी परेशान होकर इधर से उधर अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रब करते हुए टहली जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करेगी। जिस तरह से आज सुबह शालिनी जी ने उसे डरा दिया था, इससे तो उसकी दुखी और ज्यादा बढ़ गई थी। वो खुद से ही कहती है, आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ? क्या यहाँ पर मेड के लिए कोई सिक्योरिटी या कोई रूल नहीं है? क्या यहाँ पर कोई किसी के साथ कुछ भी कर सकता है? नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और फिर वो अपना दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन तभी हैंडल पर उसका हाथ रुक जाता है और फिर वो खुद से ही पूछती है, पर तू जाएगी कहाँ पर नायरा? मुंबई में तो तू दूर दूर तक किसी को नहीं जानती, और अगर ऐसे चोरी से भागी ना तो ये लोग तो पकड़ लेंगे और उन्हें लगेगा कि मैं चोरी कर रही हूँ। हे भगवान, एक प्रॉब्लम से बाहर निकलती हूँ, दूसरे सामने क्यों ले आकर खड़ी कर देती हूँ, क्या करूँ मैं? वहीं दूसरी तरफ अर्जुन, जो अंश की बातें सुनते हुए कहते हैं, किस लड़की के बारे में जिक्र कर रहा है? हाँ, वेट, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई तुझे? तभी अंश कहते हैं, ओह कम ऑन, वो घर की मेड है। अर्जुन यार, कभी तो सीरियस हो जाया कर। दूसरी तरफ से अर्जुन जो कहते हैं, भाई मैं सीरियस ही हूँ। तेरी प्रॉब्लम वाकई में काफी ज्यादा टिपिकल लग रही है। क्या लगता है तुझे वो लड़की कैसी लगती है? भाई अंश कहते हैं, तू सुन। अभी उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी बीच में अर्जुन को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, अरे अरे जस्ट चिल, मैं वाकई में पूछ रहा हूँ कि आखिर तो क्या फील करता है उस लड़की को देखकर? गुस्सा आता है या कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या फिर बाकी मेट की तरह वो भी नॉर्मल है? ऐसा क्या खास बात है जो तू अचानक से उसकी बातें शुरू कर दिया, वो भी इस वक्त जिस वक्त तू इतना ज्यादा परेशान है कि तेरा अपने काम में मन नहीं लग रहा? तेरा दिमाग उस लड़की पर गया क्यों? अच्छा मुझे बता, हुआ क्या है? कुछ तो बता उसके और अपने बारे में। वहीं ऐसे कहते हैं, कुछ नहीं हुआ है, बहुत अनोइंग है, इतनी ज्यादा बेवकूफ है वो, आज तक ऐसी लड़की से पाला नहीं पड़ा मेरा। पता नहीं क्यों ही मैं यहाँ पर उसको रखा हूँ। मुझे यहाँ पर रहना होता ना तो मैं पक्का पहले दिन ही उसे निकाल कर यहाँ से बाहर कर देता। स्टूपिड, कोई काम नहीं आता उसे, न खाना बनाना आता है ना कुछ आता। क्या है मुझे परेशान करना, इरिटेट करना। उसकी शक्ल देख, शक्ल तो देखा ही नहीं। और फिर वो खुद को ही अमेंड करते हुए कहते हैं, खैर जो भी है उसके बारे में बात नहीं करनी मुझे, पहले मुझे इतना बता कि मैं करूं क्या। फिलहाल मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। इस तरह से अपनी फीलिंग और अपने फालतू दिमाग के ख्यालों के साथ मैं वक्त नहीं गुजार सकता। इट्स प्रेशियस, मेरा वक्त बहुत कीमती है मेरे लिए, और मैं उस वक्त को किसी फालतू इंसान के लिए जाया नहीं करना चाहता। अर्जुन भी अब अंश की फीलिंग्स को समझते हुए कहते हैं, ओके नाउ आई गॉट इट। तो तू परेशान है इस वजह से क्योंकि तू काफी हैवी फील कर रहा है, तेरे दिमाग में बार बार वो अनोइंग सी लड़की चल रही है। उसने क्या किया तेरे साथ जिससे सोचकर तुझे इतना गुस्सा आ रहा है?
अंश इस बात पर सारी बातों को भूलकर उस लड़की के बारे में बताना शुरू करते हैं। तुझे पता है हमारी पहली मीटिंग कैसे हुई थी? उसने गरम गरम सूप मेरे कपड़े पर गिरा दिया। ठीक है, एक बार हो जाती गलती, उसके बाद फिर ले आकर के सब्जी गिरा दी और ऑलमोस्ट मेरे ऊपर वो गिर गई थी, वो भी डंबल लेकर। मैंने बोला था क्रिश को डंबल उठाने के लिए, वो पता नहीं कहां से आ गई बीच में। और उसके बाद तो गरम गरम दूध। कैन स्टिल रिमेम्बर दैट पेनफुल सीन। दिमाग खराब हो जाता उसके बारे में सोचता हूं तो। तभी अर्जुन जो पूछते हैं तो फिर उसे बचाया क्यों आज? अंश इसका भी बहुत ही दिमाग से जवाब देते हुए कहते हैं, बचाता कैसे नहीं? कोई भी लड़की के साथ अगर बदतमीजी करेगा तो ये मर्द का फर्ज होता है उसे बचाना। मेरी माँ ने मुझे यही परवरिश दी है। और तू उस लड़की के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? हाँ, तुझे दिलचस्पी आ रही है उसमें? हाँ, मिलवाऊं उससे? वैसे सही भी रहेगा, अन्नू के लायक तो तू है भी नहीं। मेरी प्यारी सी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा है तो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओ हेलो, अन्नू के बारे में तो बात मत करना और हमारे रिलेशन के बारे में तो बोला ही मत कर। आज भी याद है मुझे तो फर्स्ट टाइम मैंने बताया था अन्नू के बारे में तेरे को। क्या चोखा जैसा मुंह बना था तेरा। भाई अंश कहते हैं, हाँ तो बोला ही ऐसा था तूने। पहले कितना नॉर्मली बोलता है कि लड़की पसंद आ गई है, आई वॉज सो हैप्पी फॉर यू। फिर बोलता है। वही दूसरी तरफ से अर्जुन जो अंश की बात कंप्लीट करते हुए कहते हैं, हाँ बता बता उसके बाद क्या बोला मैंने? जब तूने पूछा तो अब जवाब तो देना था ना। भाई अंश उस बात को याद करते हुए कहते हैं, वो थोड़ी सी ना आपकी बहन लगती है। इस बात पर अर्जुन हंसते हुए कहते हैं, तो लगती है तो क्या करूं, अब तेरी गलती है, तू उसका भाई बनकर के क्यों पैदा हो गया। अच्छा वैसे वो सब छोड़, ये बता अन्नू से बात हुई क्या तेरी? प्लीज उसको कन्विंस कर ले यार, मुझे इस बार उसको अपने साथ लेकर जाना है। बहुत मुश्किल होता है उसके बिना जीना, तू नहीं समझेगा। दूसरी तरफ से अंश कहते हैं, यार मैं अपनी तकलीफ बताने के लिए तुझे कॉल किया और तू दलील कर रहे मेरे सामने। रहने दे यार, तुझसे अच्छा तो ना वो 3 बेवकूफी हैं। वही अर्जुन जी कहते हैं, अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो मेरी बात मानेगा? आज जो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ से अर्जुन जो उनको समझाते हुए कहते हैं, जाकर बात करो उस लड़की से। आई नो कि तो यही बोलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मेड है, ब्ला ब्ला ब्ला। आई डोंट केयर, जस्ट गो एंड टॉक टू हर, नॉर्मली बात कर। आज जो क्लॉक की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा जी ये सऊदी अरेबिया नहीं है, इट्स इंडिया, और वो भी मेरे दादाजी का आई मीन जयचंद्र मल्होत्रा का घर है। अगर यहाँ मैं किसी लड़की के रूम में रात के 2 बजे जाकर के उससे बातें करूंगा तो अगले दिन यहाँ पर महाभारत शुरू हो जाएगी। इसलिए अपना ये घटिया सा आइडिया अपने पॉकेट में डाल और सो जा, दिवाली पे आना फिर मिलता है। और ये बोल करके वो फोन रख दिए थे। मैं इस तरफ अंश खुद को ही समझाते हुए कहते हैं, आई थिंक मुझे मैं इस तरफ अंश खुद को ही समझाते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं अंश, तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे बिकॉज मे बी तुम्हें डिहाइड्रेशन हो रही है, यू नीड वाटर। और वो पानी पीने के लिए नीचे की तरफ आ गए थे। मेंशन का अंधेरा देखकर वो खुद से ही कहते हैं, इलेक्ट्रिक बिल्स मैं भरता हूं, इसके बावजूद भी इतनी कंजूसी। क्योंकि इस वक्त पूरे मेंशन में ऑलमोस्ट हर जगह पर अंधेरा था, काफी डिम लाइट्स ही वहां पर जल रही थी। अंश जो अब किचन में आकर पहुंच गए थे और किचन में एंटर होते ही वहां पर लाइट्स जल जाती हैं। लेकिन तभी अंश को कुछ ऐसा रियलाइज होता है जैसे उनके ठीक पीछे कोई है। वो जैसे अभी किचन से पीछे मुड़कर देखे थे लेकिन वहां पर कोई नजर नहीं आता। अंश को ये थोड़ा सा वियर्ड लगा था, लेकिन फिर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और फ्रिज से बॉटल निकालते हैं और फिर हॉल की तरफ आ जाते हैं। वो सीढ़ियां चढ़ने वाले हुए थे लेकिन तभी फिर से उन्हें पीछे से किसी के धप धप चलने की आवाज सुनाई देती है। पूरे मेंशन में एकदम से सन्नाटा था, जिसकी वजह से वो हल्की फुल्की आवाज भी अंश के कानों में काफी अच्छी तरह से पहुंच रही थी। आवाज सुनते ही उन्होंने तुरंत अपने आप को पीछे की तरफ टर्न नहीं किया था। थोड़ा देर वो उसी तरह से खड़े रहते हैं जैसे उन्हें कुछ सुनाई न दिया हो, और फिर जैसे ही दोबारा से धप धप की आवाज शुरू हुई थी वो तुरंत ही पीछे मुड़ते हैं और तभी उन्हें कुछ शैडो जैसा नजर आता है, जिसे वो जाकर के काफी जोर से पकड़ लिए थे और थोड़े तेज आवाज में कहते हैं, कौन हो तुम? हाँ, और मेंशन में क्या कर रही है यहाँ पर, वो भी इतनी रात में? वो शख्स लगातार अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन तभी अंश
उस आदमी के चेस्ट को अपनी तरफ घुमाते हैं और जोर से उसके बाजू को पकड़े थे, लेकिन तभी उनको समझ में आता है कि ये शख्स तो काफी पतला है और उसके बाल भी काफी लंबे हैं, जिससे अंश थोड़ा हैरान हो गए थे। लेकिन फिर भी वो उस आदमी को छोड़ नहीं सकते थे, जिससे वो तुरंत ही उस आदमी के कॉलर को पकड़ते हैं। लेकिन कॉलर की जगह उनके हाथ में सिर्फ नेक बोन आई थी, जिसे पकड़ना तो बिल्कुल मुश्किल था। और जैसे ही अंश का हाथ उस शख्स के चेस्ट पर पड़ता है, उन्हें रियलाइज हुई थी अपनी गलती की वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। वो तुरंत ही उस शख्स से खुद को दूर करते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने उस शख्स की कलाई नहीं छोड़ी थी और उसे थोड़ा दूर होकर ही पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? चोरी करने का इरादा था। इस बात पर वो लड़की अपना सिर नाम हिलाती है और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैं तो यहीं पर रहती हूँ, बार बार क्यों ऐसे पकड़ लेते हो मुझे? जैसे अंश ने ये आवाज सुनी थी, वो उस लड़की के कान के पास आते हुए कहते हैं, तुम तो घूंघट वाली हो ना? वही वो लड़की जो कहती है, नायरा नाम है मेरा, घूंघट वाली बुलाना बंद करिए मुझे और मेरा हाथ छोड़िए। अंश जो उसके हाथ को वैसे छोड़े तो नहीं थे, लेकिन अपनी पकड़ हल्की कर देते हैं ताकि उसको दर्द ना हो, और धीरे से उसके कान के पास आकर के उसके बालों को पीछे करते हुए कहते हैं, तुम्हें रात में नींद नहीं आती क्या? रात भर इधर उधर घूमती क्यों रहती हो तुम? छुड़ा लो, रात में शिकार करने निकलती हो। नायरा को तो इस वक्त वैसे ही उस इंसान पर इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अंश ने कितनी आसानी से उसकी चेस्ट पर हाथ रख दिया था, जिससे वो भी पूरे पलट जवाब में कहती है, ऐसे ये सवाल तो मैं आपसे भी कर सकती हूँ, जब जब मैं बाहर निकलती हूँ आप भी तो निकलते हैं, आप भी शिकार पर जाते हैं, शैतान है आप। उसके होंठ जो कि इस वक्त अंश के अनजाने में ही करीब आ गए थे, जिससे अंश भी उससे दूर नहीं होते, बल्कि उसी जगह पर खड़े हुए उसके चेहरे के थोड़ा और क्लोज आते हुए कहते हैं, जिसका शिकार करना था कर लिया मैंने। और फिर वो उसके हाथ को पीछे उसके कमर पर लगाते हुए कहते हैं, तो मैं जाने नहीं दूंगा। ऐसे आज घूंघट नहीं किया तुमने? डर नहीं लग रहा अगर मैं तुम्हारा चेहरा देख लिया तो कहीं तुम्हारा पति तुम पर नाराज ना हो जाए? इस बात पर नायरा जो तुरंत ही अपना सिर नीचे करते हुए कहती है, जी क्या मतलब है आपका? मेरा हाथ छोड़िए। लेकिन अंश ऐसा कुछ भी करने के इरादे से तो उसका हाथ नहीं पकड़े थे, और वो पानी का बोतल लेते हैं और फिर उसके साथ बाहर जाने लगते हैं, जिससे नायरा पूछती है, हम कहाँ जा रहे? अंश जो उसके चेहरे की तरफ एक बार देखते हैं और फिर बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, बाहर लाइट्स हैं, अगर तुम्हारी तरफ मेरा चेहरा घुमा तो मैं तुम्हारी खूबसूरत या फिर शायद बहुत ही बदसूरत चेहरे को देख लूंगा, जिससे शायद तुम्हारी तपस्या भंग हो जाए या फिर जाए, जो भी तुम्हारा रीजन है। मैं उसमें कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहता, इसलिए रूम में जाओ, अपने चेहरे कवर करने के लिए कुछ लेकर आओ और मुझे स्विमिंग पूल के पास मिलो। तभी नायरा जो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, हाँ मैं जाती हूँ। लेकिन अंश को न जाने कि उस पर भरोसा नहीं हुआ था। नायरा अपने रूम में पहुंच तो गई थी और जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, अंश जो कि तुरंत ही उसके दरवाजे को अपने हाथ से रोकते हुए कहते हैं, तुरंत आना, दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, वक्त ज्यादा नहीं मेरे पास, जल्दी आओ। नायरा के दिल की धुकधुकी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वह खुद से ही कहती है, ये मुझे क्यों बुला रहे? कहीं पता तो नहीं चल गया? एक तो मैं खुद बेवकूफ अपना नाम बता दी, लेकिन ये मेरा नाम नायरा जानते तो होंगे नहीं, मेरा नाम तो सीमा है ना। पर अब कहाँ सीमा बची है, वो तो मर गई। अब तो बस इस दुनिया में नायरा बची है, जिसे ये बहुत जल्द मार देंगे। भगवान प्लीज बचा लीजिएगा। तभी बाहर से कड़क आवाज आती है, हो गया, या फिर मैं मदद कराने के लिए खुद अंदर आऊं? ये सुनकर नायरा घबराते हुए कहती है, नहीं हो गया बस आ रही हूँ। और वो अपने सिर पर दुपट्टा लग करके बाहर की तरफ आ जाती है। अब वो दोनों पूल के साइड में आकर बैठ चुके थे। पहले तो नायरा बैठने को तैयार नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती अंश उसको बैठने का इशारा करते हैं, जिससे वो चुपचाप जाकर के पूल पर बैठ गई थी। और अंश उससे कहते हैं, जब शरीर में ज्यादा थकान हो जाती है तो ठंडे पानी में पैर डाल लेना चाहिए, वैसे भी तुम काफी थक गई होगी, सुबह कुछ ज्यादा ही काम करवा दिया तुमसे। इस बात को सुनकर नायरा जो कहती है, आपने तो नहीं कराया, वो तो मेरी गलती थी, मुझे पता नहीं था। अंश जो आसमान के तारों की तरफ देखते हुए कहते हैं, कई बार जो शख्स हमारे सामने होता है हम उसके बारे में हकीकत नहीं जानते।
और फिर हमें लगता है कि वो तो निर्दोष है, बट इन एक्चुअल मैंने इंटेंशनली तुम्हें फंसाया था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे तुम्हें फंसाना था। तुम बहुत बदमाश हो। कल जो 3 बार मुझे नहलाया था उसका बदला ले रहा था तुमसे। वही नायरा जो कहती है, हाँ पर काम ज़्यादा नहीं पड़ा, आधे से 1 घंटे ही काम किया, उसके बाद वो आ गए थे। अंशु कहते हैं, मत किया कर उसके बारे में बात, मुझे गुस्सा आ जाता है। और तुम्हें बार बार उसकी हमदर्दी नजर आ रही है कि वो तुम्हें काम से बचा लिया। उसने जो तुम्हारे साथ किया उसका क्या? मैं इस बात पर नायरा जो कहती है, आपको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, वो तो मेरे साथ गलत कर रहे थे ना। अंश भी इस बात पर कोई जवाब नहीं दे पाते और थोड़ी देर वो शांत रह करके इस बात को पलटने की कोशिश करते हुए कहते हैं, तुम यहाँ अकेले रहती हो, मुंबई में और कोई नहीं तुम्हारा? नायरा अपना सिर धीरे से ना मिलाते हुए कहती है, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं पुणे से आई हूँ, वहीं पर रहती हूँ। अंश जब पूछते हैं, पुणे में कोई है साथ में हस्बैंड के अलावा? नायरा इस बात पर धीरे से अपना चेहरा उठाकर अंश की तरफ देखती है और फिर अपने घूंघट को ठीक करते हुए कहती है, नहीं, मासी रहती है मेरे साथ और कोई नहीं। वही अंश उसका घूंघट देखते हुए कहते हैं, ऐसा छुपाते क्या हो तुम इस चेहरे के पीछे? कोई रिवेंज लेने आई हो यहाँ पर? मर्डर, बदला, कुछ ऐसी कहानी है? क्योंकि ऐसे लोग ही अपना चेहरा छुपा कर रखते हैं जिनके इरादे ठीक ना हो। क्या तुम भी ऐसा कुछ करने आए हो तो बता दो पहले से मुझे, क्योंकि अगर बाद में मुझे ऐसा कुछ पता चला ना तो फिर मैं तुम्हें बहुत बुरी सजा दूंगा। सजा के नाम से ही नायरा की बॉडी जो एक पल के लिए पूरी तरह से कांप गई थी और वो अपना थूक गटकते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वही अंश कहते हैं, जस्ट किडिंग। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पर्दे में रखना चाहता होगा शायद, इस वजह से, राइट? नायरा अपना सिर ना मिलाते हुए कहती है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हूँ उसके बावजूद भी इतना पर्दा? स्ट्रेंज। आजकल की लड़कियां वैसे तो मॉडर्न ड्रेस पहनने में भरोसा रखती हैं और तुम इतना पुराने युग में जी रही हो। लाइक इसकी करने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे तुम्हारा चेहरा है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जिसको दिखाना दिखाओ, नहीं दिखाना मैं दिखा, मुझे क्या। अंशु ले जाकर के अपने हाथ को अभी जमीन पर रखे थे, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उनका हाथ किसी सॉफ्ट और ठंडी चीज पर पड़ा है और अंश का मजबूत हाथ जो जाकर के नायरा के ठंडे नाजुक हाथों पर पड़ गया था, जिससे नायरा तुरंत ही अपने हाथ को पीछे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अंश ने उसके हाथ को पकड़ लिया था और वो दोबारा से उसके हाथ को छोड़ने के इरादे में बिल्कुल नहीं थे। उन लोगों के बीच एकदम से शांति ठहर गई थी, जैसे दोनों के दिमाग एकदम से सुन्न हो गए हों, लेकिन ऐसा नहीं था। दोनों के दिल और दोनों के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन नायरा के दिल में तो सिर्फ डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अंश गलती से भी उसके बारे में कोई ऐसी चीज पूछ ले जो कि वो सबसे छुपाती आ रही है अब तक। लेकिन तब तक पीछे से उन्हें काफी कड़क आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह आवाज सुनते ही नायरा ने तुरंत अपने हाथ को पीछे की तरफ झटके से खींच लिया था और अंश भी इस आवाज को सुन करके पीछे की तरफ मुड़ गए थे। उनके ठीक सामने उनके हाइट से हल्का छोटा शख्स खड़ा था, जो कि काफी चौड़ी और काफी अच्छी पर्सनालिटी के साथ काफी गुस्से में अंश को घूरे जा रहा था। अंश उसको देखते हुए कहते हैं, अगर ये सवाल मैं आपसे करूं तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर्स ने कहा है आपको कि रात में आपको सोना जरूरी है। इस बात पर सम्राट जो अंश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ये बात तो डॉक्टर ने आपसे भी कही है ना। अंश ने अपनी बीमारी के बारे में घर में किसी को भी पता नहीं लगने दिया था और ये बात सम्राट को पता है। ये बात सुनते ही अंश अपनी मुट्ठी कस करके बांधते हुए कहते हैं, मेरे बारे में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आपको जानने में? और क्या जासूसी करते हैं मेरे बारे में आप? ऐसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कुछ करने को तो होता नहीं है तो यही सब करते होंगे। मुझे स्टॉक, मेरे बारे में जानकारी निकालना, मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ। वही सम्राट जी कहते हैं, फिलहाल मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया और तुम्हें स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई इतना भी दिलचस्पी नहीं आ गई तुम्हें, जिसमें आई है उसको स्टॉक करते हुए यहाँ पर पहुंचा। और ये बोलते हुए वो नायरा की तरफ जैसे ही झुक करके अपना हाथ ले जा करके नायरा के बाजू पर रखते, तब तक उनके हाथ को कोई काफी जोर से पीछे की तरफ धक्का देता है और अंश नायरा से कहते हैं, तुम जाओ यहाँ से नायरा। वही सम्राट हंसते हुए कहते हैं, क्यों जाए वो? वैसे भी दादू से बात की है मैंने आज,
कल सुबह इस बारे में सब लोगों के साथ बातचीत होगी और मैं इस लड़की को अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। आई होप यू गेट दिस। और अपनी होने वाली वाइफ के साथ मैं कुछ भी करूं। तुम कौन होते हो बीच में इंटरप्ट करने वाले? अंश जो सम्राट को पीछे धक्का देते हुए कहते हैं, वाइफ, शादी, इसका मतलब भी जानते हैं आप? एक और लड़की के साथ आप कुछ ऐसा ही करने वाले थे, लेकिन बाद में हुआ क्या? उससे ना शादी की ना कुछ, उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसे मरने की हालत में छोड़ दिया था आपने। लेकिन इस बार नहीं, उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था, इस वजह से आप बच गए। इस बार मैं इस लड़की को आपका शिकार नहीं बनने दूंगा। नायरा जो जल्दी जल्दी वहां से भाग गई थी और सम्राट जो अंश का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, तो क्या आप तुम्हें शिकार करने का मन कर रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूं जाल तो तुम भी बिछा रहे हो उसके आसपास। अंश का भी जवाब बिल्कुल सम्राट के लहजे में ही था। जाल वो बिछाता है जो सामने वाले को कैद करना चाहता। मैं उसे कैद नहीं करना चाहता, सिर्फ उसे कंफर्टेबल महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं। सम्राट जो पूछते हैं, क्यों कराना चाहते हो उसको कंफर्टेबल? यहाँ पर मेड की तरह काम करने आई हो, यहाँ पर ऐशो आराम करने नहीं। मैं उसके साथ अगर कुछ कर रहा हूं ना, तो ये ना तो तुम्हारा मैटर है और ना ही तुम्हारी माँ का। तुम दोनों माँ बेटे से दूर रहो। मैं चाचा जी से बात कर लूंगा। और फिर वो पीछे मुड़ते हुए अंश की तरफ काफी वार्निंग लहजे में कहते हैं, दूर रहना उससे, मेरी आइटम है वो। जाते जाते अंश भी उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं, बेहतर होगा उससे आप दूरी बना लें। जितना आप उसके करीब रहेंगे, मौत का खतरा भी आसपास ही आपके मंडराते रहेगा, मिस्टर सम्राट मल्होत्रा। सम्राट भी अपनी भवें चढ़ाकर कहते हैं, ओह, तो इतना पसंद आ गई है वो, उसके लिए अपने भाई को मारना चाहते हो? अंश वहां से जाते हुए कहते हैं, पसंद आने वाली बात ही नहीं है। एक लड़की के साथ कुछ गलत हो तो गलत करने वालों की जान लेना फर्ज है मेरा, और मेरी फितरत भी। आप बच कर रहिएगा मुझसे। और ये बोलकर वो अंदर की तरफ चले गए थे। थोड़ी देर में वो कमरे में पहुंचते हैं और दूसरी तरफ सम्राट अपने कमरे में, और वो आसपास की चीजों को गिटार लेकर के इधर उधर तोड़ते हुए कहता है, क्यों हर बार तू मेरे बीच में आ जाता है अंश? मुझे जो जो चाहिए होता है हमेशा तो बीच में आकर उसे खराब कर देता है। बस कल सारा काम मैं निपटा दूंगा। एक बार मेरी उस लड़की से शादी हो जाए, उसके बाद जो मेरा होगा उस पर तू कभी अपना हक नहीं जमा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अंश आकर के जोर से अंगड़ाई भरते हैं और न जाने क्यों उन्हें काफी ज्यादा वाकई में रिलैक्स महसूस हो रहा था। वो तुरंत ही फोन उठाकर अर्जुन को वॉइस टेक्स्ट भेजते हुए कहते हैं, पहली बार तेरा कोई आइडिया काम किया मेरी जिंदगी में। मेरी बहन ने काफी ट्रेन कर दिया तुम्हें। दूसरी तरफ से भी थोड़ी देर में ही वॉइस टेक्स्ट का जवाब आया था। बात किया उससे, अच्छा लग रहा है ना अभी? इधर से अंशु कहते हैं, नींद आना शुरू हो गई यार, काम तो नहीं हो पाया मगर अच्छा लग रहा है। थोड़ा और बात करना था लेकिन वो आ गए, बनौती। वही दूसरी तरफ से अर्जुन जो कहते हैं, फाइनली तेरी लाइफ में उस नायरा का चैप्टर तो क्लोज हुआ। अविल बहुत चिढ़ता है उस लड़की से, चाहता था कि वो भी शायद तेरी उस लड़की को देखे, क्या है वो, क्या चीज है, लेकिन तूने कभी किसी से मिलवाया नहीं उसे। इसी वजह से वेल कांग्रेट्स, तेरी लाइफ में एक नई लड़की है। वैसे नाम क्या है इसका? अंश जो अपने एल्बो को टेबल पर टिकाते हुए चेयर पर आकर बैठते हुए कहते हैं, सरप्राइजिंगली उसका भी नाम नायरा है। तो एक नायरा का चैप्टर अगर क्लोज होता है तो दूसरी नायरा का चैप्टर ओपन हो गया शायद। इस बात पर अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं, क्या कोइंसिडेंस है यार, तेरी जिंदगी में सिर्फ नायरा नाम की लड़की की एंट्री होती है क्या? खैर इंटरेस्टिंग है, अनु को बताता हूँ मैं इस बारे में। वही अंश कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम दोस्त हो मेरे, इसलिए सारी बातें शेयर करता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारी बातें उससे बताना शुरू कर दोगे, और वो मुझे बहुत तंग करती है। और तुमने ना कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है उसे, आजकल तो बातें भी करती है तो इतने एटीट्यूड के साथ। मैं इस बात पर अर्जुन जी कहते हैं, ओ मिस्टर, मैं तो फिर भी उसको काफी बाद में मिला हूँ, सर पर तो आपने चढ़ा रखा है उसे। लगता ही नहीं तेरी कजन है वो, अपनी बहन से ज्यादा मानते हो उसे। अपनी बहन का शब्द सुनकर अंश दोबारा से अभी सैड होते उससे पहले अर्जुन समझ चुके थे कि अंश का क्या रिएक्शन होने वाला है, और वो तुरंत ही टॉपिक को बदलते हुए कहते हैं, चल सो जा, भी मुझे भी नींद आ रही है।
आराम से सो जाना अपनी नायरा का ख्वाब देखते देखते। अंशु कहते हैं नायरा मत बुलाओ उसे, घूंघट वाली है वो, हमेशा घूंघट पहनती है तो मैं उसे घूंघट वाली बुलाता हूँ और ये नाम ज्यादा बेटर लगता है मुझे। खैर तू ज्यादा मत सोच और हंसना तो बिल्कुल नहीं, और इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। तब उन लोग की कॉन्वर्सेशन खत्म होती है। अंश भी आकर के आराम से लेट गए थे और इस वक्त वो वाकई में काफी सुकून महसूस कर पा रहे थे। पर इस वक्त नायरा काफी परेशान थी और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, शादी, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं क्या कोई खिलौना हूँ? ऐसे कैसे कोई मुझसे शादी कर सकता है? एक शादी से भागी तो इतनी बड़ी मुसीबत में आकर फंस गई, अब दोबारा शादी? नफरत होने लगी है मुझे शादी शब्द से। और फिर वो शिकायत करते हुए कहती है, क्यों मम्मा पापा क्यों छोड़कर चले गए मुझे? ऐसी घटिया दुनिया में अपने साथ लेकर जाते ना, काश मैं भी मर गई होती उस दिन। और कितने दिन बर्दाश्त करूंगी मैं, मेरे अच्छे दिन नहीं आएंगे क्या कभी? क्या वाकई में नायरा की जिंदगी ऐसे ही रोते रोते गुजर जाएगी? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए शादी एक पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।